जहां प्रदेश में रोहित गोदारा गैंग का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रंगदारी मामले का एक और मामला सामने आया है बीकानेर से, जहां पर एक व्यवसायी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। विदेशी नंबर से कॉल आया। आरोपी ने अपना नाम राहुल बताया और खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया। इससे पहले भी कई बार गोदारा गैंग के नाम से फिरौती मांगी गई है और पैसे नहीं देने पर कई बार व्यापारियों की हत्या भी की हुई है। और अब ये गैंग सोशल मीडिया के जरिए अपना नेटवर्क और मजबूत करती जा रही है। साथ ही स्थानीय बदमाशों की मदद से हत्याएं, रंगदारी जैसे काम कर रही हैं। बीकानेर से देखिए ये खास रिपोर्ट। गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के नाम पर एक बार फिर बीकानेर के व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। रकम नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। बीचवाल थाना पुलिस के अनुसार गांधी कॉलोनी निवासी एक व्यापारी क्रेन सर्विस और टायर का व्यवसाय करते हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पास एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को राहुल रेणेव बताया और कहा कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी है। आरोपी ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। रकम नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद 6 नवंबर को फिर रात 8 बजे उसी नंबर से कॉल आई, जिसे व्यापारी ने रिसीव नहीं किया। इसके बाद आरोपी ने धमकी भरा संदेश भेजा। पुलिस ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कॉल करने वाला व्यक्ति गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह या किसी अन्य गैंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस तकनीकी जांच में जुटी है और पीड़ित व्यापारी को सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई है। गौरतलब है कि रोहित गोदारा गिरोह इससे पहले भी बीकानेर में कई व्यापारियों से फिरौती मांग चुका है। करीब 2 महीने पहले JNVC थाना क्षेत्र में व्यापारी पीयूष सांगरी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बीकानेर में एक बार फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस संबंध में राजकुमार जाट ने बीचवाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। साथी ने बताया कि उसके पास एक कॉल आता है विदेशी नंबर से और उसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ऐसा ही मामला कुछ महीनों पहले बीकानेर के व्यास कॉलोनी थाने में आया था, जहाँ एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती रोहित गोदारा के नाम से मांगी गई थी, जिसके बाद नहीं देने पर उसके घर पर फायरिंग जैसी घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा था। लेकिन फिर ऐसा ही मामला अब बीचवाल थाना क्षेत्र में आया है, जहां एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। बीचवाल थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पहली बार नहीं है जब लॉरेंस गैंग रोहित गोदारा गैंग का नाम लेकर बीकानेर या राजस्थान या कहीं भी फिरौती मांगी गई हो और ऐसे धमकाने वाले कॉल आए हों। अब आपको बताते हैं कि गैंगस्टर्स का ये संगठित गिरोह काम कैसे करता है और इनके गैंग में कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। लोकल बदमाश व्यापारियों पर रखते हैं नजर, कारोबारी की जानकारी गैंगस्टर को देते हैं। विदेश में बैठकर गैंगस्टर व्यापारियों को धमकाते हैं, व्यापारियों से फिरौती और रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी देने से मना करने पर व्यापारी की हत्या तक कर देते हैं। हत्या से कारोबारियों में दहशत फैलाते हैं। व्यापारी या तो रंगदारी देते हैं या उनकी हत्या हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि रोहित गोदारा और उसके साथियों द्वारा कब कब प्रदेश में दहशत फैलाई गई है और कई मामलों में तो उन्होंने हत्या की घटना तक को अंजाम दिया है। 3 दिसंबर 2022 को हुआ था राजू ठेहट का मर्डर। बदमाशों ने घर के आगे गोली से किया था छलनी। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। दोनों हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली थी। 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या हुई थी। जिम में वर्कआउट करने गए थे रमेश रुलानिया। फरवरी 2025 में 2 व्यापारियों को गोदारा गैंग से धमकी मिली है। पिछले 1 साल में बीकानेर, जोधपुर, अलवर, कुचामन में ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं, जहां पर व्यापारियों को विदेशी नंबर से कॉल आए और उनसे फिरौती मांगी गई। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया था। इन बदमाशों के नेटवर्क को ध्वस्त भी किया गया था, लेकिन गैंग अब लोकल नेटवर्क के जरिए राजस्थान में नए सदस्य जोड़ रहा है। गैंग के पास अब साइबर और सोशल मीडिया से जुड़ा मजबूत नेटवर्क है। कई लोकल अपराधी इस गैंग से जुड़े हैं। ये न केवल धमकी और वसूली में शामिल हैं, बल्कि हथियार और सूचनाओं की आपूर्ति में भी भूमिका निभा रहे हैं। विदेशों में बैठकर स्थानीय व्यापारियों को धमकाने का सिलसिला रुक नहीं रहा और तो और इसमें स्थानीय बदमाश भी शामिल हो रहे हैं, जिससे ये मामले और गंभीर हो चुके हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के नाम पर एक बार फिर बीकानेर के व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर रहा है।
बता दें कि ऐसी घटनाएं लगातार जो गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से जो फिरौती की घटनाएं लगातार बीकानेर में बढ़ती जा रही है और पुलिस पर भी सवाल निशान उठ रहा है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। सिरोही में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। दांतराई इलाके में अवैध तरीके से मादक पदार्थ MD ड्रग तैयार की जा रही थी। मकान से भारी मात्रा में लैब उपकरण जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और मकान का ताला तोड़ने के बाद अंदर से ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया है। नशे के कारोबार पर पुलिस का एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जिले में नशा तस्करों के पनपने से पहले ही पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के फंड कुचल दिए। रेवदर थाना क्षेत्र के दांतराई में अवैध रूप से मादक पदार्थ MD तैयार किए जाने के मंसूबों पर रेवदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कृषि कुएं पर बने मकान से भारी मात्रा में केमिकल और लैब उपकरण जब्त किए हैं। CI सीताराम ने बताया कि बीते मंगलवार को मुखबिर की सूचना मिली थी कि जोधाराम पुरोहित के सामलाती कुएं पर बने मकान में MD तैयार किए जाने की आशंका है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान के ताले तोड़कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक कमरे से 35 जरीकन 8 बड़े ड्रम केमिकल से भरे हुए मिले। केमिकल भरी केतलियां, कांच की बोतलें मिली। पाउडर से भरे प्लास्टिक के कट्टे मिले। हीटिंग मशीन, विभिन्न आकार के जार पाए गए। थर्मामीटर, राउंड बॉटम फ्लास्क मिले। 3-4 नोजल फ्लास्क, मैग्नेटिक स्ट्रिक्स मिले। सेपरेटिक फनल और अन्य उपकरण बरामद हुए। ये वो जरूरी चीजें हैं जिनका उपयोग मादक पदार्थ निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल इंटीरियर इलाके में ये बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे अमूमन केवल कृषि के लिए लोग आते हैं, बाकी और किसी का कोई यहाँ पे ताल्लुकात नहीं होता है। और यहाँ पे वो ड्रग माफिया जिस तरीके से अपना मंसूबे पाल रहे थे, करोड़ों की ड्रग बनाने का जो MD ड्रग है उसके लिए प्रयास कर रहे थे, वो उस जगह पे हम पहुंचे। और आइए एक एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ड्रग माफिया ने ऐसे स्थान को चुना है ताकि यहाँ पे किसी को भनक न लग सके और यहाँ पे वो अपना मंसूबे पाल सके। लेकिन संदिग्ध सामग्री की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जोधपुर रेंज से NCB टीम को मौके पर बुलवाया। NCB की टीम और गांधीनगर गुजरात स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में पुष्टि हुई कि जब्त सामग्री MD निर्माण में प्रयुक्त होने वाली है। सभी सामग्री और उपकरण पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में NDTV की टीम उस जगह पर भी पहुंची है और एक-एक कर माफियाओं के करतूत का खुलासा किया है। इसका ही है कृषि विभाग राजस्थान एग्रीकल्चर अनुदान का देखिए जो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, ये राजस्थान सरकार के यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। कृषि विभाग द्वारा राजस्थान सरकार एग्री मिशन अनुदान सहायता से निर्मित तारबंदी, ये सब सरकार की जो तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं उसके तहत यहाँ की तारबंदी भी की गई ताकि लोगों को ये न लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये भी बोर्ड बिल्कुल उसी तरीके का है। और ये देखिए यहीं पे पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये जो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी उनका किसी तरीके का कारोबार था। यहाँ पे ये बिल्कुल खाली है, एकदम खाली, बिल्कुल यहाँ पे कोई आदमी आ नहीं सकता है। ऐसी जगहों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर इधर बात करें तो इधर देखिए तमाम जो ये यहाँ पे ताला लगा है, यहाँ पे सीज की गई है। ये तो अंदर वाला रूम है, ये तो हमने अच्छा ये यहाँ पे लगा। देखिए एक रूम यहाँ पे भी है। आदमी आज जब दिखाई, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक चीज यहाँ पे दिखा। देखिए यहाँ पे ये तमाम कुछ उनके पार्ट्स पड़े हुए हैं। हालांकि बाकी जो मेन बिल्डिंग है तो सीज कर दी गई है, लेकिन बाकी चीजें देखिए ये रखे हुए हैं, बर्तन, खाने पीने की चीजें, पंखा, और बिल्कुल एकदम इंटीरियर है, एकदम इंटीरियर है। यहाँ पे कोई शक नहीं कर सकता है कि MD जैसे जो ड्रग यहाँ बनाया जा सकता है और यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके करोड़ों की ड्रग्स बनाई जाती हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि कुएं के मालिक जोधाराम पुरोहित ने ये स्थान भावेश उर्फ भूरा राम को ठेके पर दिया हुआ था। पहली नजर में भावेश ही MD निर्माण के लिए सामग्री और उपकरण एकत्रित कर नशे का कारोबार शुरू करने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ये बड़ी खेप पकड़ी गई है। मामले में NCB द्वारा आगे की जांच जारी है। कार्रवाई में NCB जोधपुर के इंटेलिजेंस ऑफिसर शिवनारायण और उनकी टीम और गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डिप्टी डायरेक्टर अजय सोनी और कांस्टेबल भजन लाल ने अहम भूमिका निभाई है। ये सूचना मिलते ही हमने तुरंत उस जगह को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पहुँचे और चेक किया हमने। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, लॉक लगा करके वो पहले से ही वहाँ से निकले हुए थे।
वहाँ चेक करने के बाद में हमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स के ड्राम, जरिकैन वगैरह, बहुत सारे पदार्थ, पाउडर वगैरह मिले अलग अलग, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का कोई मार्क नहीं था, कंपनी का मार्क या उसका नाम नहीं थे कि कौन सा केमिकल है या कौन सा पाउडर है। तो वो सारी चीज़ देखने के बाद में हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और जोधपुर से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को हमने मौके पर बुलाया। दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मौके पर आई, उन्होंने भी उसको चेक किया, जांच किया, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में नहीं रहे। तो फिर गांधीनगर गुजरात से सेंटर फॉर एक्सीलेंस NDPS की टीम को मौके पर बुलाया गया। उस टीम ने मौके पर आकर के विभिन्न संसाधनों से उसको चेक किया, जांचा, केमिकल, पाउडर सभी को, और ये पाया कि ये समस्त केमिकल और ये पदार्थ जो है मादक पदार्थ MD जो है ड्रग्स, उसको बनाने के काम में लिया जाना था। और उतनी भारी मात्रा में था कि उससे करोड़ों रुपए की MD वो बनाई जा सकती थी और बहुत बड़े स्तर पर युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की तरफ कदम उठाने की फिराक में थे, लेकिन समय पर हमारे मुखबिर तंत्र से सूचना हमें मिल गई और लैब लगाने से पहले ही और लैब स्टार्ट करने से, निर्माण स्टार्ट करने से पहले ही हमने उनके मंसूबों को सिरे से खत्म कर दिया। ड्रग्स माफियाओं ने ऐसी जगह चुनी है ताकि वहां पर पुलिस या प्रशासन को कानो कान तक खबर न लगे। पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ MD ड्रग्स बनाने की सामग्री और लैब के उपकरणों को जब्त करने में सफलता मिली है। आरोपी भावेश उर्फ भूरा राम को नामजद किया गया है। NCB की टीम इस मामले की शुरुआती जांच कर रही है। इस कार्रवाई से नशे और ड्रग्स माफियाओं के सक्रिय होने के प्रमाण मिले हैं। इसकी मदद से पुलिस और भी ड्रग्स तस्करों तक पहुंच सकती है। सिरोही जिले में पिछले साल भी इस तरह का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें करीब 54 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी, और यह दूसरा प्रयास है। लेकिन पुलिस की तत्परता से पुलिस ने जिस तरीके से काम किया, काबिले तारीफ है कि ये माफियाओं के, ड्रग जो माफिया थे, उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। कैमरामैन महेंद्र के साथ कोमल यादव, NDTV, दातराई, सिरोही। तो राजस्थान का अभी का सबसे चर्चित सुसाइड मामला यानी कि अमारा सुसाइड मामले में स्कूल की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही थी और इसे लेकर पुलिस ने भी कोई शुरुआती कार्रवाई नहीं की है। क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने के आरोप में फिलहाल किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा तक इस बात को पहुंचाएंगे और गहराई से जांच की शुरुआत करेंगे। सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर अमायरा की मौत की वजह क्या थी? क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई राज छिपा है? इसे दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। चौथी क्लास की अमायरा अब इस दुनिया में नहीं है। माता पिता की इकलौती संतान स्कूल प्रबंधन संदेह के घेरे में है। अमायरा 1 साल से परेशान थी। उसने खुलकर अपनी शिकायत की, अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि 9 साल की अमायरा ने मौत को गले लगा लिया। ये मामला स्कूल से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसने स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दी है। अगर उसे किसी और प्रकार की परेशानी होती तो वो खुदकुशी के लिए दूसरी जगह चुनती। ऐसे में अमायरा की मौत मामले में स्कूल प्रबंधन की बड़ी भूमिका हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि शुरुआती जांच को स्कूल की तरफ से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे कुछ सवाल हैं जो इस घटना में स्कूल को संदेह के कटघरे में खड़ा करते हैं। आखिर घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन बचता क्यों दिखाई दिया? जहां हादसा हुआ वहां साफ सफाई करवाई गई, घटना स्थल से खून के धब्बे मिटाए गए, क्राइम सीन पर साफ सफाई करवाई गई। जांच अधिकारी पहुंचे तो बचता दिखा स्कूल प्रशासन। 1.5 घंटे शिक्षा अधिकारी स्कूल गेट पर करते रहे इंतजार। स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, किसी ने नहीं किया सहयोग। स्कूल प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराए पुराने CCTV फुटेज। अमायरा ने मानसिक रूप से परेशानी की बात बताई, बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। इस पूरी घटना में स्कूल शुरुआत से ही संदेह के घेरे में रहा है। माता पिता भी स्कूल पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल ने कभी भी बच्ची की इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। अमायरा की मां बार बार अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अमायरा के क्लास टीचर से भी बात की थी, क्लास कोऑर्डिनेटर से भी साल में कई बार बात की थी, लेकिन स्कूल द्वारा इन बातों को टाल दिया जाता था और अनदेखा कर दिया जाता था।
अमायरा के पिता का कहना है कि पेरेंट्स मीटिंग के दौरान भी इस बात को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन या कार्रवाई नहीं की गई। मल्टीपल केसेस थे जहाँ पे नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे। जैसे पुलिस ने भी मीडिया को बताया कि अभी तक सिर्फ 3 दिन की फुटेज उनको मिली है। सीबीएसई की गाइडलाइन बहुत क्लियरली बोलती है कि 15 डेज ऑफ ऑडियो प्लस विजुअल प्लस 15 डेज ऑफ बैकअप होना चाहिए, बट स्कूल कह रहा है हमारे पास 3 दिन का ही विजुअल बैकअप है, हमारे पास ऑडियो भी नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस क्लास से पहले उस क्लास में उस स्कूल में क्या हुआ, पहले के दिनों में क्या हुआ, उस क्लास में क्या बातचीत हुई, तो इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा, राइट? और ये तो गाइडलाइंस आई एम श्योर सीबीएसई ने स्कूल के साथ भी शेयर करी होंगी। उसने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। तमाम सवालों के बीच अमायरा का एक ऑडियो उसके परिजनों ने जारी किया है, जिसमें अमायरा की आवाज से लगता है कि वो अपने स्कूल में खुश नहीं थी। वो इस ऑडियो में अपनी माँ से बता रही है कि स्कूल में रोज कोई न कोई उसकी कंप्लेंट करता है और अब वो स्कूल नहीं जाना चाहती। ये ऑडियो 1 साल पुराना बताया जा रहा है। क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? अमायरा का ये ऑडियो आने के बाद एक बड़ी बात सामने ये आई कि अमायरा मानसिक रूप से बेहद परेशान थी और उसने अपनी परेशानी अपने घर वालों को भी बताई। उसके पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन को बताया, लेकिन किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अपनी परेशानियों को खुद ही झेलते हुए अमायरा ने अपनी जान दे दी। हमारे संवाददाता दीपक चावला ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लखन खटाना से इस केस को लेकर विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि बच्ची के सुसाइड का ये मामला बेहद संवेदनशील है और इस जांच के घेरे में आने वाले भी अमायरा की उम्र के ही बच्चे हैं, जिनसे इस केस को लेकर पूछताछ की जानी है। इसलिए टीम इस मामले में सावधानी से जांच कर रही है। देखिए, ये जो मैटर है बड़ा गंभीर है और संवेदनशील है। इसमें एक छोटी बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। इनमें जो अनुसंधान किया जाना है वो भी छोटे बच्चे हैं, उन सबसे अलग अलग और पेरेंट्स की उपस्थिति में ही तफ्तीश होगी। उसके बाद ही पता लगेगा कि बच्ची की मानसिक स्थिति कैसी थी, बच्ची की ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो ऐसा कदम उसने उठाया। बच्चे को जो पढ़ाने वाले टीचर से स्टेप बाय स्टेप 1 बार 2 बार 3 बार उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद ही हम फाइनल नतीजे पहुँचेंगे। हैरानी की बात ये है कि ये सब बातें बच्ची के क्लास टीचर को पता थी। उन्हें ये ऑडियो क्लिप भेजी भी गई थी, लेकिन 1 साल पहले की बात पर लगातार हो रही परेशानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनको कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक एप्लीकेशन बना के लाओ और वो मेरे को दे गए। मैं कल रात को ही लौटा हूँ उसके बाद उनसे मिलने के बाद, और ये मैंने उनको भरोसा दिया था क्योंकि गृह मंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी तो उनको मैं ये व्यक्ति से मिलकर दूंगा, जो आपने कंटेंट डाले ये मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा ताकि इसमें सच्चाई जनता के सामने आ सके। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल सीसीटीवी भी साझा नहीं करना चाहता है। सीसीटीवी कैमरे में 30 दिन की रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए। उनकी बच्ची को ऐसा क्या बोला गया कि उसने ऐसा कदम उठाया। बच्ची के मामा साहिल ने बताया कि बच्ची को स्कूल में और बच्चे बुली किया करते थे, क्लास में गलत शब्द बोलते थे। इसके लिए उसने शिकायत भी की थी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की थी, लेकिन इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन गंभीर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे बच्ची सेटल हो जाएगी। बच्चे के जो माता पिता हैं उनसे हमें अभी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है, उनसे डिटेल बयान उनके नहीं हुए हैं क्योंकि वो शुरुआत में सदमे में थे। बच्चे के जो मामा हैं, चाचा हैं, उन सब से हम मिनट टू मिनट संपर्क में हैं और वो जो भी अनुसंधान में सहयोग कर रहे हैं या उनको कोई शंका है उसको हम अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, इसमें ऑडियो में बस ऐसी खबर आ रही है कि टीज कर रहे हैं उसको कोई, तो आप स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे छोटे बच्चे जिनसे बयान लेने तो वो भी आपको दिक्कत आ रही है, उनके पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, कईयों के नहीं कर रहे। सर, ये टीज वाली बात जो अभी जानकारी में आई है, तो यदि टीज हुए तो उससे पूर्व में कोई शिकायत की हो या पुलिस को या किसी पर शिकायत की हो तो वो भी हम रिकॉर्ड पे लेंगे। यदि ऐसा चाहे लिखित में नहीं तो जबानी भी कभी शिकायत की हो पुलिस को या किसी भी स्तर से किसी भी बाल संस्था को किसी की हो तो वो हम रिकॉर्ड पे लेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अमायरा की आत्महत्या को लेकर अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं।
परिजनों का आरोप है कि बच्ची लगभग 1 साल से परेशान थी और स्कूल नहीं जाना चाहती थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी वो स्कूल जाने के लिए मना कर रही थी। अमायरा के परिजन उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट भी करने वाले थे, लेकिन दूसरी जगह एडमिशन न हो पाने के कारण इसी स्कूल में जाना पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एक होशियार और काबिल बच्ची स्कूल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अगर समय रहते बच्ची की परेशानी को समझा गया होता तो शायद ये ना होता। 1.5 साल से चल रहा था। इसको बुलिंग का जो था काफ़ी बार अमायरा ने कंप्लेन करी, उसकी वजह से हमने टीचर से कंप्लेन करी। टीचर कहते हैं हम देखते हैं, अमायरा को समझना चाहिए। वो अमायरा पे डालते थे कई चीज़ों को, उसको भी देखना चाहिए। फिर मैंने और शिवानी ने काफ़ी, जब ये 1 साल से चल रहा था तो हमने सोचा कि इसकी स्कूल चेंज करवा देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समय में 2-2 टीचर होते हैं क्लासरूम में और बच्चे भी कुछ ज़्यादा 25 से 30 बच्चे होते हैं, फिर भी ये उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, उसकी बातों को नहीं सुन पा रहे। वो जो कंप्लेन करती है या करती थी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका। तो हमने ट्राई करा था कि इसको सेंट जेवियर में एडमिशन करवा दें। उसके लिए हमने काफ़ी ट्राई भी करा, लेकिन हो नहीं पाया उसका एडमिशन। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। अमायरा के माता पिता की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इन सब के पीछे स्कूल प्रशासन और पुलिस की टीम क्या कुछ कर रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्कूल प्रशासन की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही है। हादसे के तुरंत बाद ही स्कूल प्रशासन ने क्राइम सीन से खून के धब्बे मिटा दिए, वहां पर साफ सफाई करवा दी। आखिर ऐसा क्या कुछ वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे जिससे इस घटना के तार जुड़ते हैं। ये भी थी, आप भी थे, मैं भी मौके पे था। वो खून के धब्बे भी हटाए गए, तो एविडेंस को मिटाना, साक्ष्य को मिटाना, ये भी एक कानूनन अपराध है। इस पर भी आपकी इन्वेस्टिगेशन रहेगा। ब्लड को सफाई वाली बात जो आई थी उसके बारे में जो संबंधित स्वीपर था उससे डिटेल इंट्रोगेशन हुई है। अब ये जानने का विषय है कि उसका आशय आपराधिक था, ये एक जनरल था। चूँकि चाहे उनके द्वारा मिटाए गए हों, लेकिन पुलिस ने सारे सबूत कलेक्ट किए हैं। ब्लड के स्टेन हमें मिले हैं, वो भी FSL भेजेंगे और सारी चीज़ जो उससे जुड़ी हुई हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब उनका मिटाने का उद्देश्य क्या था? यदि आपराधिक उद्देश्य है तो अवश्य कार्रवाई होगी। NDTV लगातार अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम से जुड़ा है। इस मामले में स्कूल की संदिग्ध भूमिका और पुलिस की कार्रवाई पर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। सिरोही से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।